जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नया अंतरिम सीईओ मिल गया है। नीतू सामरा को अंतरिम सीईओ बनाया गया है, जिसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जल्द ही कमर्शियल उड़ान शुरू हो सकेंगी, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशंस में रुकावट को हटाते हुए अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने टॉप लीडरशिप में बदलाव कर दिया है। और यह बदलाव नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के उन निर्देशों के बाद किया गया, जिसके तहत भारत में किसी भी हवाई अड्डे का सीईओ एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसी नियम के चलते उद्घाटन के बाद भी नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू नहीं हो पा रही थी। नीतू सामरा अक्टूबर 2021 से इस प्रोजेक्ट में सीएफओ के रूप में कार्यरत थी। हापुड़ पुलिस ने फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 4 तमंचे, एक थार गाड़ी बरामद की। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद ये दबंग आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस के अनुसार रुपयों के लेन देन के विवाद में दहशत फैलाने के मकसद से आरोपियों ने 15 अप्रैल को एक थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 15 अप्रैल की है, जब बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी। दूसरी तस्वीर आरोपियों की गिरफ्तारी की और तीसरी बदमाशों के माफी मांगने की। ये 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गांव गोहरा आलमगीरपुर में शाम के समय 7:30 बजे के आसपास एक सब्जी विक्रेता के प्रतिष्ठान पर, उसके ठेले पर झगड़ा हुआ था और कुछ लोगों ने वहां पे लोगों को आतंकित करने के लिए फायरिंग करी थी। पुलिस के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था, क्योंकि लोगों ने वहाँ दहशत फैलाने का प्रयास किया था। हमारी पुलिस उसमें काफ़ी गंभीरता से लगी हुई थी। इस घटना का खुलासा हुआ है। वो घटना में तो 2 लोग नामजद थे और कुछ लोग अज्ञात थे। इस पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को हम लोगों ने जो है वर्कआउट किया है। इसमें पुलिस ने कल 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। महाराजगंज जिले की पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोप के मुताबिक ये गैंग टेलीग्राम ग्रुप पर लोगों से संपर्क करता था और उसके रुपए 2 गुना तिगुना करने की लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। गैंग के अन्य सदस्य खाते उपलब्ध कराकर उसमें पैसा ट्रांसफर करके धोखाधड़ी करते थे। इन्हीं ग्रुप के सदस्यों ने आगरा में व्यापारी को धोखा देकर 7 लाख रुपए की ठगी का प्लान बनाया। रायबरेली में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। सदर तहसील के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध मकानों को गिराना शुरू किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। जानकारी के अनुसार कुल 15 मकानों को चिन्हित किया गया, जिनमें से आज 8 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं 7 लोगों को डीएम की यहां अपील के बाद फिलहाल राहत मिल गई है। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर 125 अवैध मकानों के मामले लंबित हैं। कोडीन युक्त कफ सिरफ तस्करी के मामले में एसआईटी ने सोनभद्र कोर्ट में 4164 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी जांच में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में मुख्य सरगना के तौर पर वाराणसी के शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। इसके अलावा गाजियाबाद, सहारनपुर, कानपुर और मध्य प्रदेश से जुड़े कई लोगों को इस नेटवर्क का हिस्सा बताया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरोह बेहद शातिर तरीके से तस्करी को अंजाम देता था। कफ सिरफ की खेप में नमकीन, कुरकुरे और अन्य खाद्य सामग्री की पेटियों में छिपाकर एक दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता था। मंतपाल निवासी मध्य प्रदेश, ब्रिजमोहन शिवहरे मध्य प्रदेश, राम गोपाल धाकड़ निवासी मध्य प्रदेश, सुशील यादव निवासी मध्य प्रदेश, सौरभ त्यागी गाजियाबाद, सादाब निवासी गाजियाबाद, संतोष भड़ाना गाजियाबाद, शिवाकांत उर्फ शिव निवासी कानपुर, अभिषेक शर्मा निवासी सहारनपुर, विशाल उपाध्याय निवासी सहारनपुर, शुभम जायसवाल निवासी वाराणसी एवं स्वप्निल केसरी चंदौली, दिनेश कुमार यादव निवासी वाराणसी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में 4124 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। कानपुर में 23 साल के एक वकील ने कोर्ट रूम की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। आरोप के मुताबिक वकील प्रियांशु श्रीवास्तव ने यह कदम उठाया, अपने पिता के टॉर्चर से तंग आकर उठाया।
सुसाइड नोट और फोन स्टेटस से बात सामने आई। प्रियांशु ने सुसाइड नोट में यहां तक लिखा कि मेरी लाश को पापा छू भी नहीं पाए। इससे समझा जा सकता है कि वो पिता से कितना परेशान था। मामले की अब पुलिस छानबीन कर रही है। कचहरी में युवा अधिवक्ता ने कूदकर अपनी जान दे दी और अपने पीछे छोड़ दिए तमाम सवाल। जहां एक और पुलिस की टीम जांच में जुटी है, तो वहीं उसके मोबाइल के फेसबुक स्टेटस पर कुछ ऐसा था जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, और खासकर उन माता पिताओं को जो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं या उन्हें किसी बात पर डांटते हैं। ये सोचने का विषय उन माता पिता के लिए भी है कि क्या बचपन की बातें लोग बड़े होकर इस कदर तक अपने जहन में रखेंगे कि उसको लेकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर देंगे। ऐसे में जहां एक और पुलिस जांच में जुटी है, तो ये फेसबुक का नोट या फेसबुक का लिखा हुआ शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों जमकर पत्थरबाजी करते नजर आए। कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस घटना का वीडियो सामने आया। मारपीट और पथराव में 6 लोग घायल हुए। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना के बाद सीओ सिकंदराबाद समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि पहले भी दोनों पक्षों के बीच हो रही है मारपीट और फायरिंग भी हो चुकी है। से तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों से 12 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्राथमिक उपचार में किसी भी व्यक्ति को गोली लगने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। दोनों पक्षों से कुल 4 लोग घायल हैं। देवरिया में पुलिस ने स्मैक 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और उनके नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया। उनके पास से करीब 30 ग्राम स्मैक और 7,26,000 रुपए कैश बरामद हुआ। आरोप के मुताबिक कृष्ण गुप्ता और उसकी पत्नी अपने नाबालिग लड़के के साथ नशे का कारोबार करते थे। स्मैक बिहार देवरिया जिले में आता था और यहां से पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई होता था। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को जेल भेज दिया है, वहीं उनके नाबालिग लड़के से सुधार गृह में भेज दिया है। पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर वार्ड नंबर 5 हरैया लाला कस्बा सलेमपुर में अभियुक्त गण कृष्ण गुप्ता पुत्र मुन्ना गुप्ता व उर्मिला गुप्ता पत्नी कृष्ण गुप्ता तथा एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। एटा में 40 फीट गहरे कुएं में 25 साल की युवक का शव मिला। परिजन ने उसकी हत्या का आरोप लगाया। वो पिछले 2 दिन से घर नहीं आया था। परिजन ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। मृतक की मां ने कई नामजद लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि बाहर के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा था। उधर सहारनपुर के बेहट से नहर में अज्ञात महिला का शव मिला। उसकी शिनाख्त की कोशिशें जारी हैं। महिला की उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। मऊ से खबर, जहां जिला हॉस्पिटल की गंभीर लापरवाही सामने आई। यहां मरीजों को गलत एक्सरे रिपोर्ट दी जा रही है। दरअसल एक महिला अपने बच्चे के सीने के इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके पैर का एक्सरे उसे थमा दिया। वहीं अन्य मरीजों ने भी गलत रिपोर्ट या खाली रिपोर्ट मिलने की शिकायत की। अस्पताल में खराब मशीनें और अव्यवस्था से लोग परेशान हैं। मरीजों ने प्रशासन से मांग की है कि लापरवाही पर तुरंत एक्शन लिया जाए। हम घर जाएंगे, डॉक्टर साहब भी चले गए हैं, इसमें कुछ है ही नहीं है। हाँ, ये पेपर ले जाकर क्या करेंगे? हाँ, अभी जो भी बाबा के खबरिया भेजते हैं आप। हाँ, कहा दादा? जो भी बाबा के खबरिया भेजते हैं, तो व्यवस्था होत ना अक्सरवा का। हाँ, एकदम डैमेज था। आगरा में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाया। खंडारी मऊ रोड पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सड़क को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान कई अस्थायी और पक्के अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। संभल में ऐतिहासिक धरोहरों के पुनरुद्धार कार्यक्रम का असर दिखने लगा है। शाहजहां कालीन एएसआई संरक्षित गेटवे ऑफ कारवां सराय का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। जून 2025 से शुरू हुए इस कार्य में राजस्थान और झांसी के कारीगरों में करीब 9 महीने तक इसे नया स्वरूप दिया। जिला प्रशासन ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। डीएम के अनुसार 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया और अवैध कब्जेदारों को सहमति से दूसरी जगह से बसाया जाएगा।
हम पहली बार इस किले के ऊपर, और ये जो किले का प्रवेश द्वार है जिसे कारवां सराय कहते हैं, इस पर 5 जनवरी 2025 को आए और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा गया, मेरठ के अधिकारियों से बात की गई, फिर यहाँ पे जो नोडल हैं राजेश मीना वो लगातार यहाँ पे रहे और जून 2025 से इसका कार्य आरंभ हुआ और फरवरी 2026 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। इसमें कुल 29 लाख रुपए का व्यय आया। अभी यहाँ पे आंशिक कार्य हुआ है। लखनऊ से खबर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम योगी ने एक दिवसीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों के लिए लगातार योजनाएं चल रही हैं, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 18% कृषि विकास दर है। पहले यूपी में 69 कृषि विज्ञान केंद्र थे, आज विज्ञान केंद्रों में नए इनोवेशन हो रहे हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध हो रहा है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। हम करोति कल्याणम अनाज और सुरक्षा प्रदान करती है। आज जब वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ बैठते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, फिर खेत में जाकर के उस डेमोन्स्ट्रेशन को वहां पे उनके खेत में भी देखते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लगातार गोष्ठियां चलती हैं, लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। भारत सरकार के पास लगातार उनका संवाद एक बना हुआ है। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि विकास की दर 8% थी, आज बढ़ करके 18% तक पहुंची है। ये परिणाम बताते हैं कि हम इससे भी बेहतर परिणाम ले सकते हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, हमारे पास उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 69 हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र थे और वे कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादातर लगभग बंदी के प्रकार पर थे। उनके जितने वैज्ञानिक थे ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ अटैच किए हुए थे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं। मुझे कृषि विभाग के पहले सम्मेलन में उस समय भी श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री थे और उस समय में जिन्होंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के ही सम्मेलन में उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा अनुभव कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बहुत अच्छा नहीं था उस समय पर, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे कहाँ बुलवा दिया? उन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है और हम अगर उसको ले लेंगे तो सभी जनपदों में, बड़े जनपदों में 2 और छोटे जनपदों में 1-1 कृषि विज्ञान केंद्र हमारा हर जनपद में हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन जो है वो तो काम करते ही नहीं है, उसके लिए क्या कार्य योजना है? और मुझे प्रसन्नता है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, हर कृषि विज्ञान केंद्र कुछ न कुछ इनोवेशन करके लेके आया है और सभी 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो यूपी के अंदर है उनमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ बेहतरीन करने का कार्य किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी पहुंचकर पीएम मोदी के 28 अप्रैल को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर मातृशक्ति सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सम्मेलन में करीब 50,000 महिलाएं शामिल होंगी। देखिए, लक्ष्य तो हम लोग रखे हैं कि 40 से 50,000 महिलाओं को हम लोग लेकर के आए। सबसे निवेदन हो रहा है, सबसे बात हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि 40 से 50,000 महिलाएं। 2023 में जब इस बिल को पारित किया गया था तो सभी दल ने सहयोग किया था, उसका लाभ सबको मिला था और इसमें भी अगर सभी लोग मिलकर के सहयोग करते, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हम सरकारी विज्ञापन में भी आप लोग को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आप सभी लोगों ने महिला बिल का समर्थन किया है। गोरखपुर में राज्य महिला आयोग की बैठक में पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने नारी शक्ति अधिनियम बिल पास नहीं होने पर विपक्ष पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। पहले जो डोमेस्टिक वार, घरेलू काम, उसके लिए जो
लगातार जो है रैलियों के माध्यम से एवं जो है जन आक्रोश जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके माध्यम से नारियों ने अपना जो है विरोध दर्ज कराया है। और मैं समझती हूँ कि विपक्षियों को जब ये बिल पास हो रहा था इसका समर्थन करते हुए इसको त्वरित रूप से पास करना चाहिए था, क्योंकि ये आदिश आबादी का मामला था। ये ऐसा मामला नहीं था कि किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, मजहब विशेष का था। ये सारी भारत की महिलाओं का मामला था और इसको पास करना चाहिए था। गाजीपुर में एसपी नेताओं के साथ मारपीट और मुकदमा दर्ज होने की घटना के बाद मऊ सांसद राजीव राय ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सरकार बदलेगी तो उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। उन्हीं के ऊपर मुकदमा, इन पुलिस अधिकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना नीचे न गिर जाओ कि जब सत्ता बदले तो जवाबदेही तय हो जाए आपकी। और जो लोग इस अहंकार में हैं कि अमुक व्यक्ति हैं, अमुक समुदाय से संबंध रखते हैं, उनको जनता इंतजार कर रही है। इनकी जो गुंडई चल रही है, कहीं आपने सुना था जिनके ऊपर हमला हो उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को विदा करने का मन बना लिया है। बंगाल में जंगल राज जाने वाला है। परिवर्तन के वेस्ट बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी की विदाई चाहती है और परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन करने के लिए वो सड़क पे उतरी है, वोट डालने उतरी है और 90% चुनाव वोटिंग होना चुनाव में, ये लोकतंत्र। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल में फिर से टीएमसी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बम्पर वोटिंग टीएमसी के पक्ष में ही जाएगी। गुंडे क्यों घूम रहे हैं, क्यों कुर्सियों पे बैठे हुए हैं? वहां पर ऐतिहासिक जीत हो रही है आदरणीय ममता बनर्जी जी की। इतनी बड़ी जीत कोई सोच नहीं सकता जो होने जा रही है। इतनी फोर्स लगाने के बाद भी सोचिए, सुना है कि 3 लाख से ज्यादा तो सेंट्रल फोर्स भेजी गई है। अगर बंगाल में 3 लाख गई है तो समाजवादियों समझ लो यूपी में 6 लाख से ज्यादा होगी। हमारे आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन पीडीए की आवाज और पीडीए के लोग 6 लाख नहीं और लाख बुला लेना, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार वोट है वो डालने का काम करेंगे। वहीं यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का खेल जनता को परेशान करने के लिए खेला जा रहा है। केवल स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। और सुनने में कोई कमेटी बनाई गई स्मार्ट मीटर को लेकर के। यही तो स्मार्टनेस हमारे मुख्यमंत्री जी की। कोई मामला फंस जाए तो एसआईटी। गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों के सहयोग से बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप आयोजन हो रहे हैं। अंबेडकर भवन सूरजपुर में जिलाधिकारी ने कैंप का निरीक्षण कर श्रमिकों से संवाद किया और सेवाओं का फीडबैक लिया। जिले में 25 स्थानों पर लगाए गए इन कैंपों में हजारों श्रमिकों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। महिला स्वास्थ्य, दांतों की जांच, आंखों की जांच और कई जांच भी उपलब्ध कराई गई। नंबर ऑफ विमेन इज वेरी हाई। यंग वुमेन काफी हो रहा है पूरा सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास में लॉट ऑफ विमेन वर्कफोर्स है, ये बहुत जरूरी है। आईएस जितना भी हो पाए, प्लस वी विल स्टेशन द वैन एट वेरियस एरिया जहाँ और भी समय ज्यादा है इंडस्ट्री के पास। एक दिन में कितने कर सकते हैं? आज जो है मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रकार के विस्तृत मेडिकल कैंप्स लगेंगे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए, और सभी से अनुरोध है आप आइए और फ्री ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ पे हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ है। महिला श्रमिक जैसे कि आप देखते हैं, हमारे यहाँ लगभग 5000 गारमेंट की फैक्ट्रीज है जिसमें 6 से 7 लाख श्रमिक है, उसमें मेजॉरिटी महिलाएं हैं। यमुना अथॉरिटी की रजत जयंती पर सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
इस दौरान उन्होंने बताया कि यमुना औद्योगिक क्षेत्र में 12 से 15 बड़ी कंपनियां लगने वाली हैं। 25,000 करोड़ तक का निवेश होगा और 15,000 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं फिल्म सिटी की भी 1.5 महीने के अंदर शिलान्यास की योजना की बात उन्होंने कही है। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 12 से 15 एक बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने यहाँ पे दस्तक दी है और सभी को लैंड भी अलाट हो गया और उनकी लैंड प्रोक्योर भी कर ली गई। आने वाले समय में, आने वाले 1 से 1.5 माह में उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होने जा रही है, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ का निवेश होगा और लगभग 15,000 से ऊपर जो है रोजगार सृजन होंगे। यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के नतीजे जारी हुए हैं। 10वीं का पास प्रतिशत जो है 95% रहा, 11वीं का 94% और 12वीं का 94.86% रहा। 10वीं में सृष्टि ने टॉप किया, जबकि 12वीं में रजनीश यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गुरसहायगंज कन्नौज की सृष्टि ने 94% अंक प्राप्त किए। प्रतापगढ़ के छात्रों ने भी शीर्ष स्थान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अमेठी के तिलोई तहसील परिसर में वकीलों के बीच मारपीट हुई। पुरानी रंजिश के चलते इस मारपीट में 3 वकील घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तिलोई तहसील परिसर स्थित नायब तहसीलदार की कोर्ट के सामने मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मोहनगंज कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर दी गई हैं। मामले में जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। दुकानदारों ने बकाया पैसे मांगने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। हमारे जो दुकान में मैनेजर रहता है, उसने इनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि भाई साहब दुकान का बकाया है, इसको हमारा दे दीजिए। तो इन्होंने जो है उससे भी बदतमीजी किया और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला और इधर उधर बयानबाजी करने लगे कि पैसा तो लिया है, नहीं देंगे, जो इनको करना है कर लो। उसी बात को ये ले करके आज इन्होंने मेरे भाई को नायब तहसीलदार चैम्बर के सामने देखा, बस उसी बात को लेके ये भड़क गए और गाली गलौज करते हुए उन्होंने मेरे भाई के साथ मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी ने शिकायत दी है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी विश्व चक्षु ने धर्मशाला पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी। बता दें कि इस मामले में खड़गे ने बाद में सफाई दी थी। उन्होंने पीएम को टेररिस्ट नहीं बल्कि वो टेरराइजिंग बोल रहे थे, ये कहा। आज हमने पुलिस स्टेशन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लिखित तौर पर एक शिकायत दर्ज की है खड़गे जी के खिलाफ कि उनके खिलाफ जो भी कानून की धाराएं बनती हों, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, उस सिलसिले में हम यहाँ आए थे। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों के चलते लोगों में भारी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पेट्रोल पंपों पर सुबह से लंबी कतारें लगी और बड़ी संख्या में लोग ईंधन खरीदने पहुंचे। कई जगह भीड़ बढ़ने पर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी ताकि व्यवस्था बनी रहे। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है। जनपद लखीमपुर खीरी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है, पर्याप्त है और उनको जितनी आवश्यकता है उतना ही पेट्रोल डीजल ने। हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। किसी प्रकार की अफवाह में पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है डीएसओ की रिपोर्ट के अनुसार और हम लोग नज़र भी रखे हुए हैं। आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जितनी आवश्यकता है उतना ही पेट्रोल और डीजल लिया जाए। इसको संग्रह करने के बारे में, होल्ड करने के बारे में कोई न सोचे। यदि कोई करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।